हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश। और ये वीडियो डेडिकेटेड है आप ही लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चंस का रहेगा वीडियो अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ग्रामर और लिटरेचर फर्स्ट टाइम अपन लेकर आ रहे हैं अपने इस चैनल पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द चिल्ड्रन रन क्विकली अक्रॉस द मडी फील्ड। यहाँ जो वर्ड क्विकली आया है वो कैसे फंक्शन कर रहा है? वो एक प्रोनाउन के रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में है, कंजक्शन के रूप में, या फिर एक एडवर्ब के रूप में है। तो रन क्विकली वर्ब के साथ में आ रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई होगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसे ठहर कर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एडवर्ब है, राइट? क्यों है? यहाँ एक्सप्लेनेशन आपके लिए, इसे ज़रूर पढ़ लेना और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी इज, कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी इज ब्लैंक ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर। अच्छे से पढ़ लो। ऑनेस्ट साउंड आ रहा है ना आपको, तो आप जब कॉन्सोनेंट रहता है तो आप नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वोवल साउंड आता है तो आपके माइंड में एन जो है वो स्ट्राइक करता है एक बार। तो यहाँ एन जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन फिर भी ध्यान से अपने को देखना है क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं। करेक्ट एन ही है यहाँ, और क्यों है ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द टेंस बाय नेक्स्ट जून दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। बता दो कौन सा टेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस, तो क्या होती है पहचान फ्यूचर परफेक्ट की, वो यहाँ से देख लो। ठीक है, और यहाँ ना कंपैरेटिव स्टडी भी मिलेगी आपको, तो एक्सप्लेनेशन को ज़रूर रीड करना थोड़ा सा टाइम लगा के। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। द कैट जम्प्ड द वॉल एंड डिसअपियर्ड। द कैट जम्प्ड इनटू, ओवर, अमंग या बिसाइड। तो बहुत कॉमन और बहुत ईजी है क्या? ओवर, राइट? देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल। यहाँ आपको करेक्ट मॉडल जो है वो चूज करना है। यू ब्लैंक नॉट स्मोक इनसाइड द हॉस्पिटल प्रीमिसेस। You blank not smoke inside the hospital premises. The correct answer is you must not. ठीक है, और must क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन साथ में दी गई है। थोड़ा सा अपन ठहर रहे हैं इसी वजह से, ताकि आप आराम से इसको रीड कर सकें। आगे बढ़ते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल इन क्वांटिटी इज। जब क्वांटिटी की बात आती है ना, तो लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? आप पता है क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ को लेकर। एग्ज़ाम देने वाले जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना आसान कैसे हो सकता है। आसान नहीं है। देखो, इन क्वांटिटी की बात की गई है, तो लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री की तरफ अगर अपन चलेंगे तो लिटिल का सुपरलेटिव क्या होगा? लिटिल का होगा लीस्ट, बट लीस्ट बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लो यहाँ पे। लिटिल रेफर्स टू अमाउंट और क्वांटिटी, इट बिकम्स लेस इन द कंपैरेटिव एंड लीस्ट इन द सुपरलेटिव। ठीक है, लिटिल, लेस, लीस्ट। आगे देखिए। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो कॉम्प्लेक्स है? ही रेस्टेड बिकॉज ही फेल्ट टायर्ड। ही वॉज टायर्ड सो ही रेस्टेड। ही फेल्ट टायर्ड एंड देन रेस्टेड, या ही वॉज टायर्ड कोमा सो ही रेस्टेड फॉर अ वाइल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ही रेस्टेड बिकॉज ही फेल्ट टायर्ड, और एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन है ना, एक बार जरूर इसको ध्यान से देख लेना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में अपन को चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में जब अपन इसको चेंज करेंगे ना, तो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय दैम। अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय दैम। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ध्यान से देख लेना, बिल्कुल ध्यान से। अ न्यू ब्रिज हैज बीन नहीं आएगा, इज बीइंग आएगा, राइट? आर बिल्डिंग है तो, और एक्सप्लेनेशन तो आपके लिए अवेलेबल है ही, तो कंफ्यूज तो आप हो ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल। इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शी सेड। यहाँ आ जाएगा दैट, और ये आई जो है ये चेंज हो जाएगा किस हिसाब से? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो शी आएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? यानी शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ नोवेल। करेक्ट, क्योंकि इस तरह से चेंज होता है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट दिख रहा है।
डी यहाँ करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ, एक जो फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ है इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब टू कैंसिल है, टू पोस्टपोन है, टू रिमेंबर है, टू अनाउंस है? तो कॉल ऑफ का मतलब यहां पर है टू कैंसिल। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल, जो कि प्लान था पहले। आगे देखिए, द इडियम टू बेल द कैट, ये जो इडियम है ना टू बेल द कैट, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब टू फेस डेंजर है, टू फीड अ पैट है, टू कीप साइलेंट है, टू वेस्ट टाइम है? इसका मतलब है टू फेस डेंजर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये इडियम है, comes from the fable of mice who agrees that a bell on the cat would warn them, right? It means to face danger. आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आते हैं, बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने थोड़ा इजी फ्रेम कर दिया है इसको, और एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आ जाए कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब डेफिनेटली ना आए, कोई और वर्ड आ जाए, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो करेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड है इनमें से? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, ध्यान से आप देखना। DEFINATELY डेफिनेटली नहीं होता है। डेफिनेटली की स्पेलिंग क्या होती है? ना DEFINITLY होता है, यहाँ पर ई मिसिंग है, तो सी यहाँ करेक्ट है। क्या है? सी, राइट। आगे चलते हैं। वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। एक पर्सन जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आसान सा है ना? यस, अनएजुकेटेड कर आएंगे, लेकिन बहुत सारे, मैं इसलिए कह रही हूँ इलिटरेट होगा इसका, ठीक है। समझदार तो सभी करेंगे इलिटरेट, मुझे मालूम है, लेकिन कंफ्यूज हुआ बच्चा अनएजुकेटेड भी कर देगा। अनएजुकेटेड नहीं है, ये इलिटरेट है, राइट। तो 13 इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम। सिनोनिम आपको पता है अच्छे से क्या होता है सिनोनिम? मतलब सेम वैसा का वैसा ही मीनिंग जिसका निकलता हो। तो कैंडिड, कैंडिड का क्या होगा? कैंडिड का यहाँ हिडन होगा, फ्रैंक होगा, क्रूअल होगा या डाउटफुल होगा? कैंडिड का होगा फ्रैंक। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। कैंडिड डिस्क्राइब समवन हु इज ओपन, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच, राइट। आगे बढ़ते हैं। चूज द एंटोनिम्स। ये बिल्कुल अलग है, मतलब सिनोनिम का अपोजिट। एंटोनिम मीन्स बिल्कुल डिफर, मीन्स जैसे ट्रांसपेरेंट है तो इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा है। यानी ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ट्रांसपेरेंट है कोई चीज, क्लियर तो हो नहीं सकती, ग्लासी भी नहीं हो सकती, विजिबल भी नहीं होगी, क्या होगी? ओपेक, राइट। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी ओपेक विच ब्लॉक्स लाइट एंड कैन नॉट बी सीन थ्रू। नेक्स्ट इज द फोनेटिक सिंबल। दिस इज, ये जो फोनेटिक सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है द इनिशियल साउंड इन द वर्ड। यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, उसके अंदर ये फोनेटिक सिंबल जो है ना इनिशियल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या है? ये कौन सा ऐसा वर्ड है? क्या वो सन है, चिन है, शिप है या जग है? ये बोलकर जब आप देखेंगे तो शिप आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सिंबल जो है ना, दिस सिंबल स्टैंड्स फ्रॉम द श साउंड, मीन्स श, ये जो श होता है ना अपना, इसके लिए साउंड करता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शिप। एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे लिख रखी है। जब आप शिप को बोलते हो ना, जब ये साउंड आता है श वाला, और भी सबके एक्सप्लेन कर दिया साथ के साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारे वर्ड्स के आप देख सकते हैं कौन कौन से साउंड आते हैं। नेक्स्ट है इन नीदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे क्या आएगा? नीदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट, राइट। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स दिए है ना। अब टीचर है और यहाँ स्टूडेंट होता खाली, ठीक है, तो अलग आता, लेकिन यहाँ टीचर है और स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है? ये ध्यान रखना, यहाँ आ रहेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में दी है ये बात कि विद नीदर नोर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट, हियर द क्लोजर सब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स, है ना। और ये है प्लूरल, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर स्टूडेंट होता तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, और वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है इन 4 में, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप, ब्लैंक से जस्ट पहले जो वर्ड है उसको देखना अच्छे से, सिंगुलर है प्लूरल है, वो क्या रिक्वायर कर रहा है, वो आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बट इन शी इज पुअर बट ऑनेस्ट।
राइट। आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। ये जो बट है इस वर्ड के अंदर, सॉरी इस सेंटेंस के अंदर, ये जो बट है क्या रोल प्ले कर रहा है, या ये कहिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रेपोजिशन, दिस इज एडवर्ब, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये क्या है, ये कंजक्शन है। क्या है, एक कंजक्शन है। कंजक्शन हियर बट जॉइंस टू एडजेक्टिव्स, यहाँ दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है, पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंजक्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए आपको, नेगेटिव में उसको चेंज करना है और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए कि एवरीवन रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग, अर्थ को बदले बिना आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसको, और सेंटेंस है आपका एवरीवन रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट मैन। करेक्ट आंसर क्या होगा, नो वन रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट मैन एट ऑल, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। देयर इज नो वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट हिम। समझ गए आप, ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मीनिंग नहीं बदला है, चाहे पढ़कर देख लो अच्छे से। आओ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। फिल इन द करेक्ट डिटर्मिनर, यहाँ पे करेक्ट डिटर्मिनर आपको रखना है, और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैंक ऑफ द टू आंसर्स इज एक्सेप्टेबल। क्वेश्चन नंबर 20 में आएगा इधर ऑफ द टू आंसर्स इज एक्सेप्टेबल, ध्यान देना इसके ऊपर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ना आपको मतलब करेक्ट करवा देंगे ये आंसर, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं फिर से कह रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर देख लेना, नहीं तो आप ही का चैनल है, वीडियो को पॉज करके आराम से देखो। आगे देखो, द पैसिव फॉर्म ऑफ हु रोड दिस लेटर, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी। चार ऑप्शंस आपके सामने, सोचो। क्वेश्चन मतलब पेपर अपने पास ऐसा आता है कि आंसर भी अपने को बता रखा होता है सामने, सिर्फ अपने को चूज करना होता है ना। तो अपने को सिर्फ ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो, हु रोड दिस लेटर, इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, इसका पैसिव फॉर्म हु वाज दिस लेटर रिटन बाय हिम नहीं हो सकता, बाय हुम दिस लेटर वाज रिटन। ठीक है, बाय हुम दिस लेटर वाज रिटन, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला, तो इससे मिलता जुलता ए है, बाय हुम वाज दिस लेटर रिटन, ये करेक्ट है ए। ठीक है, सी को मत करिए आना, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके साथ एक्सप्लेनेशन इसीलिए शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। द इडियम वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब है, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब है वेरी वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। आगे बढ़ते हैं, देखिए, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू अबंडेंट, इसके क्लोजेस्ट आपको बताना है, अबंडेंट, राइट। इसका अबंडेंट कह लो आप, और चाहे एम्पल कह लो, मीन्स क्लोजेस्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, सॉरी, कि अबंडेंट कह लो चाहे एम्पल कह लो, नो, इसके क्लोजेस्ट देखना है अपन को, इसके क्लोजेस्ट कौन सा हो सकता है, तो एम्पल हो सकता है इसके क्लोजेस्ट, क्योंकि अबंडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी में होगा ना, मोर देन इनफ। एम्पल का मतलब बोथ पॉइंट टू अ रिच फुल सप्लाई, है ना, करेक्ट, एम्पल हियर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज ए कंपाउंड सेंटेंस, इनमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन इट रेन्ड, वी वेंट इनसाइड, नो, वी स्टेड होम बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, नो, इट रेन्ड एंड सो वी स्टेड होम, इट रेन्ड सो वी स्टेड होम। कंपाउंड सेंटेंस देखना है अपन को, है ना, तो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा हुआ हमारा, सी। यस, इट इज करेक्ट। ए कंपाउंड सेंटेंस जोइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, है ना, और यहाँ पे हो रहे हैं दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक, ही हैज बीन लिविंग हेयर, ही हैज बीन लिविंग हेयर, ईयर दे रखा है। जब एक फिक्स ईयर दे रखा है आपको, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंस पर लगा देना। ठीक है, और आगे आपको दे भी रखा है, फॉर, सिंस, फ्रॉम, कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा।
चेंज इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर दो। चारों ऑप्शंस जो आपके पास एक्सक्लेमेटरी वाले ही है दे दिए ऑप्शन में, है ना, एक भी ऐसा नहीं दिया कि आप ये कहोगे नहीं ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये दिया है। तो हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज, सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, एंड द पेंटिंग इज सो वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा व्हेन द वर्ड आफ्टर वेरी इज एन एडजेक्टिव followed by a noun, तो exclamatory form usually begins with what a, हमेशा किसके साथ स्टार्ट होता? what a। करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, सी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। अब लगने वालों को तो ये भी करेक्ट लग सकता है कि हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज, या सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज दिस, नो, बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये दिया है ना। तो व्हेन द वर्ड आफ्टर वेरी is an adjective followed by a noun, the exclamatory form usually begins with what a, so a very beautiful painting becomes what a beautiful painting it is. If only an adjective followed how would be used instead, the other options are grammatically loose or stress the wrong element. The adjective plus noun makes the what a pattern correct, ये correct है, लॉजिक है, एक्सप्लेनेशन है, तो कंफ्यूज तो आप हो ही नहीं सकते। द फ्रीज, देखिए सॉरी फ्रीजल है, द फ्रीजल वर्ब पुट अप विद मीन्स, पुट अप विद इसका क्या मतलब है? पुट अप विद का मीन्स, यहाँ जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे करेक्ट टू टॉलरेट है, पुट अप विद, यस यही है। पुट अप विद मीन्स टू बियर और टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट पेशेंटली। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन, है ना, एक्सप्लेनेशन आपको दे ही रखे, अपन जल्दी थोड़ा बढ़ते हैं आगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, करेक्ट आपका डी है, ठीक है। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ में है, तो ये आप जरूर देख लेना। वन वर्ड फॉर अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, अरे बहुत आसान है ये तो, हाँ ऐसा आ गया तो ये तो सभी ले जाएंगे नंबर इसमें, तो डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल, राइट, वही है। लेकिन ये अलग अलग बता दिए कि चलो डेमोक्रेसी तो अपन को पता था, लेकिन मोनार्की क्या होता है, अनार्की क्या होता है, ये भी बता देंगे ये लोग, ठीक है। यहाँ मतलब ये भी एक्सप्लेन कर रखा, तो इनको भी देख लेना अच्छे तरीके से। चूज द एंटोनिम्स ऑफ जेनरस, जेनरस का एंटोनिम्स देखना है आप, बिल्कुल अपोजिट, इसका अपोजिट होगा स्टिंगी। जेनरस डिस्क्राइब द पर्सन हु गिव्स बट फ्रीली एंड विलिंगली, हाँ, और स्टिंगी कैसा होता है? अनविलिंग टू गिव और स्पेंड, मन ही नहीं करता देने का कुछ भी, कंजूस कहीं का, है ना, बोल देते हैं कुछ इस तरीके से। तो जेनरस डिस्क्राइब्स द पर्सन हु गिव्स फ्रीली एंड विलिंगली, आई सेड, और ये अपोजिट है बिल्कुल स्टिंगी। आगे देखिए, इन द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टेंस यूज्ड इज, अब आप कहोगे कि मैडम बहुत इजी से क्वेश्चन बना रहे, अरे प्रैक्टिस के लिए है ये, अब ये तो है नहीं पेपर अपन ने बनाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे ही आएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टेंस यूज्ड इज व्हाट, बहुत सिंपल ही है, सिंपल प्रेजेंट है, क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट, बी। आगे चलो, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक स्विम अक्रॉस द रिवर, तो इसमें क्या आएगा? क्या कुड आएगा, कैन आएगा, मी आएगा, क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर कुड आएगा, क्या आएगा? कुड, और क्यों आएगा वो आपके सामने है। आगे देखो, द ईडियम आ वाइल्ड गूज चेज मीन्स, ये जो ईडियम है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आ फ्यूटाइल परस्यूट, ये जो फ्रेज है इसका मतलब है फ्यूटाइल परस्यूट। द फ्रेज रेफर्स टू ए होपलेस सर्च और एफर्ट दैट लीड्स नोवेयर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। ही इज सीनियर देन मी, ही इज मोर सीनियर देन मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी। अब जब अपन कन्वर्सेशन करते हैं, हाँ, तो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज के अंदर तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस जो हैं ये बोले जाते हैं, तीनों ही बोलते हैं अपन, ठीक है। लेकिन करेक्ट क्या होता है? ही इज सीनियर टू मी होता है, ठीक है, जिसको बिरले ही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ही इज सीनियर टू मी बोलते हैं, बट जब अपन आंसर करने बैठते हैं ना तो अपने को सारे करेक्ट लगने लग जाते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट, द वर्ड कॉन्फिडेंट मीन्स, कॉन्फिडेंट का क्या मतलब है? आसान सा है, कॉन्फिडेंट का मतलब ट्रस्टेड फ्रेंड, कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट अ पर्सन टू हुम वन कन्फाइड्स प्राइवेट मैटर। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक, शी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, ब्लैंक में क्या आएगा? शी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, अच्छी है वो, किस में? मैथमेटिक्स में, एट, यस। नेक्स्ट, convert to reported speech, he said to me, did you like tea?
reported speech, right? The correct answer is he asked me if I liked tea. if लगेगा you जो है वो चेंज हो जाएगा और लाइक में बदल जाएगा और टी बी करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड. एक शब्द में कैसे बताओगे आप इस लाइन को? क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से? इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो है इनकॉरिजिबल. बी इज द करेक्ट आंसर. A person or habit that cannot be corrected or reformed. That which cannot be corrected. Next है choose the synonyms of obstinate. आपको सिनोनिम इसमें बताना है कौन सा है. इसके जैसा है ये ए स्टबबोर्न जिद्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. अलास वी हैव लॉस्ट द मैच. अब अंडरलाइंड वर्ड यहाँ दिया गया है तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है इसमें. अलास, ठीक है, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच. क्या बता रहा है ये? इंटरजेक्शन. अलास एक्सप्रेसेस सडन इमोशन. हियर सोरो एट लूजिंग एंड सच वर्ड आर इंटरजेक्शंस. ठीक है. दे यूजुअली स्टैंड अपार्ट एंड आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. करेक्ट आंसर क्या है? इंटरजेक्शन. Alas, we have lost the match. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द कमेटी इलेक्टेड हर चेयरपर्सन. द वर्ड चेयरपर्सन इज चेयरपर्सन यहाँ पे क्या है वर्ड? ये एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट है ना. तो द कमेटी इलेक्टेड हर चेयरपर्सन ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. ठीक है. इलेक्टेड टेक्स एन ऑब्जेक्ट हर एंड देन वर्ड टेलिंग व्हाट शी बिकेम चेयरपर्सन. नेक्स्ट है एनालाइज द पैटर्न ऑफ शी गेव द बर्गर सॉरी शी गेव द बैगर सम मनी. शी गेव द बैगर सम मनी. आपको पैटर्न को एनालिसिस करना है ना. पैटर्न कौन सा बनाया है इसके अंदर? सब्जेक्ट, वर्ब, किस तरीके से मतलब इसको तैयार किया है. तो ये जो सेंटेंस आपके सामने है इस सेंटेंस के अंदर जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. द बैगर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द रिसीवर ओके एंड सम मनी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसमें? इसमें करेक्ट आंसर हुआ डी. इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है इसमें. ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है. ठीक है. सब्जेक्ट है, वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. समझ गए आप? आगे चलिए. दे मेड हिम कैप्टन टू द टीम. आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न. इसमें सेंटेंस पैटर्न कौन सा है? इसमें सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है ना, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो सी इसका करेक्ट आंसर है. राइट. कैसे? देखो हियर दे सब्जेक्ट, मेड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, कैप्टन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. तो बन गया ना. दे सब्जेक्ट, मेड वर्ब, ये बन गया ऑब्जेक्ट और ये बन गया कैप्टन क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट. तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. इन क्लॉज एनालिसिस द वर्ड ऑन द टेबल इन द बुक इज ऑन द टेबल एक्ट एज. जब क्लॉज एनालिसिस करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन एडवर्बियल. डी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ. देखिए. रीड द लाइन एंड चूज द करेक्ट इन्फ्रेंस. नोट अ वर्ड स्टर्ड इन द साइलेंट नून. दिस मेनली कन्वेज. ये क्या कन्वे करता है? इट मेनली कन्वेज कंप्लीट स्टिलनेस. बिल्कुल एकदम खामोशी है. नेक्स्ट. द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये सिमली है, मेटाफर है, हाइपरबोले है, पर्सोनिफिकेशन है. लिटरेरी पार्ट आ गया. ठीक है. तो ये क्या है? कैमल इज द शिप. ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मेटाफर, क्योंकि कंपेयर किया गया ना कैमल को शिप से. आगे बढ़ते हैं.
द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यूज द डिवाइस। कौन सी डिवाइस आ रही है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन आ रही है। क्वेश्चन नंबर 48, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड। 14 लाइन की पोएम जो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हो वो हो जाती है एक सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम नो टू बी लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, 1,000 टाइम्स, राइट। तो ये क्या हो गया? हाइपरबोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, क्या हुआ? दिस इज इलेक्ट्रिशियन, राइट। भूले तो नहीं हो ना? हो गया ना याद? आगे देखो, वर्ड्स लाइक बज, हिश, क्लैंग, बज, हिश, क्लैंग दैट इमिटिएट नेचुरल साउंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ। जो मतलब नेचुरल साउंड को इमिटिएट करते हैं, तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल बनते हैं? ये एग्जाम्पल बनते हैं ओनोमेटोपिया, राइट। ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अ ड्रामेटिक स्पीच इन विच अ करेक्टर अलोन ऑन स्टेज, एक करेक्टर है, अकेला है स्टेज पे, रिवील इनर थॉट, अंदर चल रही है थॉट, वो रिवील कर रहा है, तो क्या है वो? एक सोलिलोकी है भाई, वो क्या है? सोलिलोकी। नेक्स्ट है, द लास्ट राइड टुगेदर इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ विच पोइटिक फॉर्म। लास्ट राइड टुगेदर आपने पढ़ी अपने साथ ही इस चैनल पे, वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। वट इज दिस? दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। एंड वट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? यहाँ पे क्लियर है। आगे देखिए, ए नरेटिव पोएम ऑफन मीन टू बी सम एंड टेलिंग अ सिंपल स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा इज अ नरेटिव पोएम है, ऑफन मीन टू बी सम, और बताती है एक छोटी सी कहानी शॉर्ट स्टैंजा में, तो क्या कहलाती है वो एक बैलेड कहलाती है। सी। क्वेश्चन नंबर 55, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग एड्रेसेस डेथ एज अ पर्सन। डेथ को एक पर्सन की तरह एड्रेस कर रहा है, तो दिस डिवाइस इज, अब यहाँ एक्सप्लेन करके दे दिया है, एक्सप्लेन करके ना भी मिले ज़रूरी नहीं है, अपने को समझना है कि डेथ को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है ना। सिंपल है ना, बिल्कुल। तो यहाँ तो एक्सप्लेन करके बता दिया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ना एक्सप्लेन किया गया हो, तो अपने को समझना है इसको, पर्सोनिफिकेशन है ये। द नरेटिव टेक्निक दैट प्रेजेंट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक ऐसी नरेटिव टेक्निक जिसके अंदर कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है कैरेक्टर की थॉट का और फीलिंग का, उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉइन, एज ब्रेव एज अ लॉइन। अब एज यूज हुआ है तो सिमिली है कंपैरिजन के साथ में। अपन इज अ फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन, पन किस चीज पर बेस्ड है? ये शब्दों का खेल है एक तरह से पन, तो ये प्ले ऑन वर्ड्स, ये प्ले ऑन वर्ड्स। द इंग्लिश रेनेसा इज ब्रॉडली एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ, अब ये लिटरेरी पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे अपने यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 59 से। द इंग्लिश रेनेसा इज ब्रॉडली एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, रेनेसा इसका मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, द मेटाफिजिकल पोइट्स आर स्पेशली नोन फॉर देयर यूज ऑफ। मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं? दे एलोबरेट कंसेप्ट्स, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, द जैकोबियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द रेन ऑफ। जैकोबियन एज जो है वो किंग जेम्स फर्स्ट के शासन से मानी जाती है, किंग जेम्स फर्स्ट, क्योंकि ये जो वर्ड है जैकोबियन कम्स फ्रॉम जैकोबस, लैटिन फॉर्म ऑफ जेम्स, ये याद रखना, और शायद एक्सप्लेनेशन में डाली भी है, देख लेना, ये देखो डाल रखी है ना। आगे देखिए, द न्यू क्लासिकल एज इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ। न्यू क्लासिकल एज को किसकी एज माना जाता है? द एज ऑफ रीजन माना जाता है, द एज ऑफ फेथ नहीं, शिवैल्री नहीं, और एंजाइटी नहीं, द एज ऑफ रीजन माना जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। द रोमांटिक एज इन इंग्लिश पोइट्री इज जनरली सेड टू बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ। रोमांटिक एज की शुरुआत किसकी
पब्लिकेशन के साथ माने जाते, बहुत बार बताया गया है। लिरिकल बैलेड्स, लिरिकल बैलेड्स याद रखना इसको भी। 1798। द विक्टोरियन एज कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेन ऑफ, विक्टोरियन एज, यस, क्वीन विक्टोरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विद द मॉडर्न पीरियड। इनमें से चार जो ये ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको, तो इनमें तो टी.एस. इलियट है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। अ की फीचर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज, मॉडर्न लिटरेचर का इनमें जो चार ऑप्शन है उनमें से एक की फीचर कौन सा है? क्या स्ट्रिक्ट क्लासिकल ऑर्डर है, सिंपल ओरल स्टोरी टेलिंग है, बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन है, या फिर लोयल कोर्ट पैट्रोनेज है? तो आप पढ़कर ही समझ जाएंगे, बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, सी। आप अपन आगे बढ़ते हैं। रोमांटिसिज्म एज अ मूवमेंट चीफली एम्फेसाइज्ड, ये मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे अब। रोमांटिसिज्म एज अ मूवमेंट चीफली एम्फेसाइज्ड, रोमांटिसिज्म किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं? ये रीजन ऑर्डर, नो नो नो, साइंस रूल, नो नो, इमोशंस, नेचर एंड फीलिंग, डी करेक्ट है बिल्कुल। आगे देखो, गोथिक मूवमेंट की बात करी है। गोथिक मूवमेंट इन लिटरेचर इज बेस्ट नोन फॉर एलिमेंट ऑफ, गोथिक किस चीज़ के लिए? गोथिक की बात आती है तो मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री, टेरर और ग्लूम, यही होगा गोथिक में तो। आगे देखते हैं। द प्री रैफलेट मूवमेंट, प्री रैफलाइट मूवमेंट जो है, बिगन एज अ ब्रदरहुड ऑफ, किसके साथ शुरू हुआ? पेंटर और पोइट्स के ब्रदरहुड के साथ शुरू हुआ, पेंटर्स और पोइट, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 70, रियलिज्म इन लिटरेचर एम्स टू प्रेजेंट, रियलिज्म लिटरेचर के अंदर क्या एम है उसका, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लाइफ एज इट ट्रूली इज, रियलिज्म, रियल, राइट। तो ट्रूली जिंदगी क्या है रियलिज्म लिटरेचर के अंदर, उसका मतलब मेन एम यही है। नेक्स्ट है हमारा, एग्जिस्टेंशियलिज्म एज अ मूवमेंट इज चीफली कंसर्न विद, ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की, नो, फ्रीडम एंड फ्री चॉइस, आंसर करेक्ट अपन को ऑप्शन मिल ही गया, आगे क्या बढ़ेंगे, बी है फ्रीडम एंड फ्री चॉइस। आगे देखिए, विच नॉवल इज जनरली रिगार्डेड एज द फर्स्ट गोथिक नॉवल इन इंग्लिश, इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट गोथिक नॉवल इंग्लिश का कहलाता है? चार ऑप्शन है अपने सामने, इनमें द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, सी इसका करेक्ट आंसर है, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, और ये 1764 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, हॉन्टेड कैसल्स को इंट्रोड्यूस किया, सुपरनेचुरल इवेंट्स को, और एटमॉस्फेयर जो टेरर से भरा हुआ था। आगे देखिए, विच पेयर ऑफ राइटर्स इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट, पेयर ऑफ राइटर्स आपको बताने हैं, इसमें है सार्ट्रे एंड कैमस। एक्सप्लेनेशन रह गया था इसका, सॉरी। जीन पॉल सार्ट्रे एंड एल्बर्ट कैमस, ये दो राइटर थे जो मोस्ट क्लोजली लिंक्ड थे इसके साथ में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ये अब क्वेश्चंस आपके पोइट्री से रिलेटेड आएंगे लगभग लगभग सारे। तो इन शेक्सपियर सोनेट 30 द फ्रेज सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट ड्रॉज एन इमेज फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये? सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, अ म्यूजिक कंसर्ट, बैटलफील्ड, अ कोर्ट ऑफ लॉ, अ बिजी मार्केट प्लेस। ये इमेज जो है ये कहाँ की दिख रही है? कि म्यूजिक कॉन्सर्ट है, बैटलफील्ड है, कोर्ट ऑफ लॉ है, या बिजनेस मार्केट प्लेस है? एक्चुअली द वर्ड सीजन्स रेफर्स टू द सिटिंग ऑफ अ लॉ कोर्ट and the poet uses this legal image for the mind, summoning up memories like a court summoning witnesses. He holds a kind of trial of his past within his thoughts, right? C is the correct answer.
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75. इन सोनेट 30 द पोइट सोरो एंड लूजेस आर फाइनली रिसीव्ड व्हेन ही थिंक्स ऑफ. सोनेट 30 के अंदर पोइट का जो सोरो है, उनके जो लॉसेस हैं, और फाइनली रिलीव्ड, वो फाइनली रिलीव होते हैं जब वो सोचते हैं. क्या सोचते हैं वो? जब वो सोचते हैं अपने डियर फ्रेंड के बारे में. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76. Milton's sonnet on turning 23 expresses 23. Turning 23 expresses his anxiety about. मिल्टन की जो सोनेट है ना, ऑन हिज 23rd बर्थडे. हाँ, तो उसके बारे में पूछो कि उनको क्या टेंशन है. उनको टेंशन है उनके स्लो प्रोग्रेस की, हिज स्लो प्रोग्रेस. क्योंकि मिल्टन सोनेट ऑन टर्निंग 23 एक्सप्रेसेस हिज एंजाइटी अबाउट. लूजिंग हिज आईसाइट नहीं है इसके अंदर, उनके स्लो प्रोग्रेस की, हिज स्लो प्रोग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एट द एंड ऑफ मिल्टन सोनेट ऑन हिज 23rd बर्थडे, ऑन हिज 23rd ईयर, ही resolves to trust in God's will. C is the correct answer. In Duns the Sun Rising, the speaker scolds the sun for. किस चीज़ के लिए डांटता है? कि वो लवर्स को डिस्टर्ब कर रहा है. जल्दी आ गया, रोशनी हो गई चारों तरफ, और लवर्स को जो जहाँ वो सो रहे हैं उनकी विंडो से वो झांक रहा है, कर्टेन में से, तो लवर्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं. राइट. नेक्स्ट है. द सन राइजिंग डन क्लेम्स दैट हिज बिलव्ड एंड देयर लव रिप्रेजेंट. वट दे रिप्रेजेंट? दे रिप्रेजेंट द होल वर्ल्ड. ए. Dryden's A Song for St. Cecilia Day celebrates the power of. It celebrates the power of music. In Dryden's Ode, the universal frame or creation is said to have begun from heavenly harmony. C is the correct answer. Yes. आगे देखिए. In Wordsworth the Solitary Reaper, the Highland Girl is described as. Highland Girl को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? वो रीपिंग कर रही है और सिंगिंग कर रही है. सी. The poet in the Solitary Reaper says that the girl's song, गर्ल का सॉन्ग क्या है? Stayed in his heart. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं. Keats begins a think of beauty with the famous ideas that beauty is what? That beauty is a joy forever. According to Keats, a think of beauty helps us by. It helps us by removing our gloom. In The Last Ride Together, the speaker's final wish is to. Last Ride Together के अंदर स्पीकर की फाइनल विश क्या बताई गई? राइड ऑन फॉरएवर. राइड ऑन फॉरएवर. In The Last Ride Together, Browning compares the lover's fate with that of the statesman, soldiers, poet and किस किस के साथ में कंपेयर करता है? स्कल्पचर. नेक्स्ट देखिए. टेनिसन के यूलिसिस में द एज्ड हीरो रिफ्यूजेस टू. एज हीरो किस चीज़ को रिफ्यूज करता है? सिट आइडल एंड गिव अप. बी इज द करेक्ट आंसर. The closing line of Ulysses, to strive, to seek, to find and not to yield, ये क्या एक्सप्रेस करता है? स्पिरिट ऑफ. इट एक्सप्रेसेस द स्पिरिट ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन. डी. Eliot's The Song, a love song of J. Alfred Prufrock, opens by comparing the evening sky to a patient on a table. A patient on a table. A central feeling running through Prufrock is one of doubt and hesitation. Next, in Neruda's Keeping Quiet, the poet asks everyone to count to 12, stay still.
12 तक मतलब काउंट करो एंड स्टे स्टिल। नेक्स्ट देखो, Nizamizical's Night of the Scorpion contrasts the villagers' superstition with the father's his rational efforts. At the end of Night of the Scorpion, the mother's only reaction is to she thanks God for them. Next देखिए, in Kamala Das, My Mother at 66, the poet compares her mother's pale face to इस चीज़ से कंपेयर करती हैं वो a late winter's moon. At the airport in My Mother at 66, the poet hides her pain by smiling and smiling. Aaron Kolatkar's The Bus describes a journey undertaken by a pilgrim of a temple. A. आगे देखिए, Sir Aurobindo's The Pilgrim of the Night is essentially a poem about the soul's journey through darkness. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, मैं इसी वजह से थोड़ा सा गैप ले रही हूँ कि आप इसको देख लें साथ के साथ। इन तोरुदा सवर कैजुरिन ट्री, द ट्री इज डियर टू द पोइट चीफली बिकॉज इट इज लिंक्ड विथ, किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बचपन के साथ में ना, हर चाइल्डहुड एंड किन, सारे वर्क्स अपन ने किए हुए हैं अपने इस चैनल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 100 पे बढ़ते हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ अवर कैजुरिन ट्री द पोइट विशेस टू सेव द ट्री फ्रॉम, किस चीज़ से बचाना चाहती हैं, द कर्स ऑफ ऑब्लिवियन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये प्रोज के आ गए, प्रोज वाले क्वेश्चंस हैं। बेकन इन ऑफ स्टडीज सेज दैट स्टडीज सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर, किस चीज़ के लिए, एबिलिटी। जब अपन ऑफ स्टडी पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आती है बेकन की लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेकन का ही है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू बी, कुछ बुक्स होती है जिनको सिर्फ टेस्ट करना चाहिए, मतलब ऐसे सरसरी तौर पे पढ़ लेना चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको स्वेलो यानी क्या करना चाहिए, स्वेलो कर जाना चाहिए, निगल जाना चाहिए, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड, यही आता है ना, च्यू करके डाइजेस्ट कर जाओ, च्यूड एंड डाइजेस्टेड। जब वो रीडिंग के बारे में बताते हैं कि कंपेयर करते हैं ना, जब बेकन रीडिंग को ईटिंग के साथ कंपेयर करते हैं तो तब वो कहते हैं बुक्स आर टू बी, कुछ तो टेस्ट करने के लिए होती है कि मतलब बस टेस्ट के लिए अपने पढ़ लो, कुछ स्वेलो के लिए, और कुछ ऐसी होती है जिनको चबा चबा के खा के डाइजेस्ट करो, मीनिंग अच्छे से मतलब पढ़ने पे है। इन मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबे एडिसन रिफ्लेक्ट्स मेनली ऑन डेथ एंड मॉर्टेलिटी, सी इज द करेक्ट आंसर। Next question 104. Addison observes that at the sight of the tombs of the great, his feelings of his envy dies away. Addison writes that when he looks upon the tomb of the great, every emotions of envy dies. हर तरह की ईर्ष्या जो है खत्म हो जाती है उनके अंदर से। चार्ल्स लैम wrote his personal essays, है ना, including my relations, अंडर द पेन नेम, कौन सा पेन नेम है चार्ल्स लैम का? तो पेन नेम जो है वो आपको पता ही है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है चार्ल्स लैम को। क्या पेन नेम है उनका? इलिया। आगे बढ़ते हैं। इन माई रिलेशंस लैम कजिन जेम्स इलिया इज प्रेजेंटेड एज ए मैन हु इज रोबस्ट एंड ओपिनियंट। लैम स्केचेस जेम्स इलिया है ना, एक हेल्दी कॉन्फिडेंट मैन है, फर्म है, एंड इवन डोगमेटिक इन हिज ओपिनियंस। इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉज ऐसे फ्रीडम, शॉ आर्ग्यू
दैट नो वन इज ट्रूली फ्री बिकॉज वी आर ऑल स्लेव टू। क्या कहते हैं वो? नेचर और सोसाइटी के स्लेव है हम, है ना, बोलते हैं ना वो, नेचर एंड सोसाइटी। तो ऑप्शन हमारे पास है, दे रखा है, डी इसका करेक्ट आंसर है, नेचर एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जीवी शो का ही है। फ्रीडम इज स्पेशली क्रिटिकल ऑफ द आइडिया दैट पॉलिटिकल फ्रीडम अलोन कैन मेक अ वर्कर, इट मेक अ वर्कर जेन्युइनली फ्री। क्वेश्चन नंबर 109। Dujet's the last lesson is set in the region of Alsace after it came under the control of Prussia यानी जर्मनी, प्रूसिया यानी जर्मनी। 110। In the last lesson, M. Hamel tells his student that when a people are enslaved, they told the key to their prison as long as they keep their own language. Triple one. In Perla's book, The Enemy, Dr. Sadao faces a conflict. ड्यूटी करे या देश से प्यार करे, इसके दिल दिमाग में कन्फ्लिक्ट आता है। तो ये जो ऑप्शन है, यानी ये जो कन्फ्लिक्ट आया है उनके माइंड में बिटवीन हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री एंड हिज ड्यूटी एज अ, किस चीज़ की ड्यूटी, कैसी ड्यूटी? वो एक डॉक्टर है ना, तो आ हीलिंग डॉक्टर, बी। नेक्स्ट, एट द एंड द एनिमी डॉक्टर सदाव फाइनली हेल्प्स द अमेरिकन प्रिजनर बाय, कैसे मदद करता है? उसको वहाँ से निकालने में मदद करता है ना, उसके लिए अरेंज करता है उसका एस्केप, अरेंजिंग हिज एस्केप, खाना पानी सब चीज़ें, बोट वगैरह सब अरेंज करके देता है उसको। आगे बढ़े, देखिए। द टू सिटीज इन डिक्सन, चार्ल्स डिकन्सन, अ टेल ऑफ टू सिटीज आर लंदन एंड पेरिस। कौन सी दो सिटीज़ की बात की है? लंदन एंड पेरिस। सॉरी, मैंने रोम को टिक कर दिया, लंदन और पेरिस है यहाँ पे, लंदन एंड पेरिस। चार्ल्स डिकन्सन बोल रही हूँ। चार्ल्स डिकन्स सेट्स हिज नोवेल अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मूविंग बिटवीन लंदन एंड पेरिस, दो सिटीज़ जिनके बारे, और उसी के बारे में इन्होंने बताया है। 114. The famous opening line, "A Tale of Two Cities," is "It was the best of times, it was the worst of time." मतलब it was the best of time और it was the worst of time, ऐसे करके बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 115. A Tale of Two Cities. The character who sacrifices his life at the guillotine to save another is सिडनी कार्टन, बी इज द करेक्ट आंसर। सिडनी कार्टन जो इसमें करेक्टर है, क्लोजली रिसेंबल है जो चार्ल्स डार्नी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सिडनी कार्टन्स फाइनल थॉट, इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू एक्सप्रेसेस हिज सेंस ऑफ, वो जो उसने सेक्रीफाइस किया ना अपना, उसके बारे में, नोबल सेल्फ सेक्रीफाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117. In A Tale of Two Cities, Madame Defarge secretly record the name of those doomed to die by knitting into her work. 118. R. K. Narayan Malgudi Days is a collection of short stories का collection है भाई ये। द टाउन ऑफ मालगुडी इन नारायण स्टोरी क्या है? मालगुडी जो है इमेजिनरी टाउन है, ये हकीकत में नहीं है, इमेजिनरी टाउन है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं 120 में। इन द वेल नोन स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे फ्रॉम मालगुडी, द एस्ट्रोलॉजर इज स्टार्ट टू मीट अ मैन ही वंस किल्ड, सी इसका करेक्ट आंसर है स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121. नारायण स्टोरी टेलिंग स्टाइल इन मालगुडी डेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बहुत सिंपल लेकिन आयरनिक,
सिंपल एंड आयरनिक. 122. A recurring feature of the Malgudi stories is their focus on middle class life, king and battle, supernatural horror, foreign. आपने समझ ही लिया होगा पहली बार में. मिडिल क्लास लाइफ ज़्यादातर कहानियाँ इसी पर बेस्ड है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरफ. In Shakespeare's Macbeth, the three witches first greet Macbeth with prophecies as he returned from. कहाँ से आ रहा है वो वापस? A victorious battle. Next. In Macbeth, it is chiefly blank who urges Macbeth to murder King Duncan. The correct answer is Lady Macbeth. Next question. Macbeth's line, "Is this a dagger which I see before me?" occurs just before he goes to. कब आती है? उसके जब वो किंग डंकन को मारने जाता है ना, उससे जस्ट पहले. मर्डरिंग किंग डंकन. Next question. In Macbeth, the ghost that appears to disturb Macbeth at the bank is that of. ये किसका घोस्ट है जो आया है? ये है बैंक. ए इज द करेक्ट आंसर. वन 127. The witches warn Macbeth that he will be safe until. क्या वार्न करती हैं? Behram Wood moves near. Macbeth learns too late that Macduff, who kills him, he was not naturally born. जान जाता है. 129 देखिए. Chekhov's A Marriage Proposal is one act play best described as a one act farce. है ना, ये मजाक सा है. क्वेश्चन नंबर 130 देखिए. A marriage proposal. Lomo comes to Chubukov's house intended to propose marriage. मैरिज प्रपोजल के लिए आता है वैसे तो, लेकिन मान लिया जाता है उसको कुछ और ही, ये पैसे मांगने आया है. 131. बिफोर द प्रपोजल कैन बी सेटल्ड इन मैरिज प्रपोजल, लोमो एंड नतालिया फर्स्ट क्वार्ड बिटरली ओवर. पहली बार किस चीज़ के ऊपर झगड़ा करते हैं? ऑक्सन मीडो के ऊपर झगड़ा करते हैं सबसे पहला तो, फिर डोगी के ऊपर झगड़ा करने लग जाते हैं. फर्स्ट झगड़ा उनका ऑक्सन मीडोज पे होता है. आफ्टर द लैंड डिस्प्यूट इन अ मैरिज प्रपोजल, लोमो और नतालिया बिगिन अ फ्रेश क्वार्ल अबाउट. अब फ्रेश क्वार्ल उनकी किस चीज़ के ऊपर स्टार्ट होती है? हुज डॉग इज़ बेटर. जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि बाद में इनकी डॉग के ऊपर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है. अब यहाँ तक क्वेश्चंस लिटरेचर पर बेस्ड थे. अब थोड़े से टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना. देखिए, अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज दैट लर्निंग शुड मूव फ्रॉम. एक बेसिक प्रिंसिपल जो होता है सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग का, वो क्या है? इज दैट लर्निंग शुड मूव फ्रॉम, इट मूव फ्रॉम नोन टू अननोन. बिल्कुल आसान है. नोन टू अननोन. साउंड प्रिंसिपल इज टू प्रोसीड फ्रॉम द नोन टू द अननोन. नेक्स्ट है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स इन देयर नेचुरल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन आर. दे आर लिसनिंग पहला, फिर स्पीकिंग होगा, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग. ध्यान रखो, याद होगा वैसे तो आपको. सुनो, बोलो, फिर रीड करना सीखो, फिर पढ़ना सीखो. इस तरीके से है ये मेन नेचुरल, तो इनका ऑर्डर यही है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. नेक्स्ट पे चलते हैं. लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टुगेदर कॉल्ड द स्किल ऑफ लैंग्वेज. ये जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये एक साथ, ये प्राइमरी है. क्या है ये? प्राइमरी. और नेक्स्ट अगर अपन ले रीडिंग और राइटिंग, दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द, ये सेकेंडरी स्किल है. वो प्राइमरी, ये सेकेंडरी. आसान है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये क्या रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए. नेक्स्ट है इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड द मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली द. जब ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड जो होता है ना, उसमें मेन मीडियम जो है इंस्ट्रक्शन का, वो यूजुअली क्या है?
वो यूजुअली है द मदर टंग। सही रहता है, द मदर टंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज दैट इज नेग्लेक्ट्स। क्या नेग्लेक्ट हो जाता है इसमें? एक तो स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो नेग्लेक्ट होता है, डी। है ना, क्योंकि फोकस किस पे होता है? रीडिंग पे, राइटिंग पे, ग्रामर पे, ट्रांसलेशन पे, लेकिन इग्नोर हो जाते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग। 139 द डायरेक्ट मेथड इंसिस्ट दैट अ न्यू लैंग्वेज शुड बी टॉट, इट शुड बी टॉट डायरेक्टली इन द लैंग्वेज। डायरेक्ट लैंग्वेज में समझाओ। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 140 में। इन द डायरेक्ट मेथड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इज यूजुअली मेड क्लियर बाय ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस। 141 audiolingual method is strongly based on the principle of audiolingual method is strongly based on the principle of which principle? This is the drill and repetition. कौन सा मेथड? ड्रिल्स और रिपीटेशन मेथड, राइट? ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है। आगे बढ़ते हैं 142 पे। इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच language items are taught according to a carefully graded selection of sentence structure. Carefully graded selection of sentence structures. Structural approach organizes actually teaching around a graded and selected set of sentence structure or patterns, introducing them step by step. Next है communicative language teaching gives the greatest importance to रियल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ना, रियल कम्युनिकेशन को डेवलप करती है लर्नर की। नेक्स्ट है 144 इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग द टीचर्स रोल इज मेनली दैट ऑफ आ एक फैसिलिटेटर का और गाइड का रोल प्ले करता है एक टीचर ए। ठीक है। नेक्स्ट वाइल टीचिंग पोइट्री द टीचर शुड गिव स्पेशल अटेंशन टू इट्स। जब पोइट्री पढ़ा रहा हो तो रिदम और फीलिंग, क्योंकि पोइट्री के अंदर ये मेन होती है, रिदम एंड फीलिंग। द मेन एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज जनरली टू डेवलप द लर्नर्स। जब प्रोज पढ़ाया जा रहा होता है तो हम लर्नर का क्या डेवलप करना चाहते हैं? जनरली उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप करना चाह रहे हैं, राइट? सी इज द करेक्ट आंसर, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। टीचिंग प्रोज चीफली एम टू बिल्ड द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, और फिर उसके बाद में स्ट्रेंथन वोकैबुलरी, सेंटेंस यूज एंड द 4 लैंग्वेज स्किल्स जो आ गई हैं वो सारी। अ कंपोजिशन that a learner writes on a given topic in their own word is an example of blank composition, example of free composition. This is the example of free composition. When learner write freely on a topic, अपने खुद के आइडिया लैंग्वेज यूज करते हुए लिखता है ना, इट इज कॉल्ड फ्री कंपोजिशन सिंस दे आर नॉट टाइड टू गिवन वर्ड्स एंड पैटर्न्स। Evaluation in language teaching is best understood as a process that is इवेल्युएशन में कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट। ए गुड इवेल्युएशन इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक ही बात है, गलत नहीं है। इट इज ए टेस्ट दैट मेजर्स हाउ मच अ लर्नर हैज लर्नड आफ्टर अ कोर्स ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड। कौन सा टेस्ट कहलाता है वो? जब आपने कर लिया तैयार और उसके बाद में आपका जो टेस्ट होगा वो टेस्ट जो है अचीवमेंट टेस्ट कहलाएगा, चेक करने के लिए कि कितना आप सीखे हो, कितना आपने अचीव किया, एक तरह से समझ लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन से 150 का सिर्फ एक ये क्वेश्चंस का जो सीरीज जो आपके लिए लेके आया प्रैक्टिस के लिए है। इन टीचिंग द 4 स्किल एंड आइडियल इंग्लिश लेसन ट्राइज टू गिव द लर्नर प्रैक्टिस इन 4 स्किल्स, है ना, की बात हो रही है। तो ऑल 4 स्किल्स टुगेदर एंड आइडियल इंग्लिश लेसन ट्राइज टू गिव द लर्नर प्रैक्टिस इन 4 स्किल्स में एक साथ। ये वेल प्लान्ड इंग्लिश लेसन जो होता है ना उसमें जुड़ी होती है सारी चीज़ें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ताकि जो स्किल्स है ना सपोर्ट करे एक से दूसरे को और लैंग्वेज अच्छे तरीके से समझ में जाए पूरे तरीके से। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
लाइक कर दो जल्दी से, जाते जाते शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।